हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल स्टैप। उम्मीद है कि आपकी सबकी प्रीलिम्स 2019 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आज है हमारा पहला लेक्चर इस सीरीज का और हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर से जो कि है स्पेस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको पहले ही अपने एनालिसिस में बता दिया था कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 7 चैप्टर्स में कवर करेंगे और आज हम अपना पहला चैप्टर दैट इज स्पेस स्टार्ट करेंगे जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूपीएससी में पूछा गया है। लास्ट 25 ईयर्स की बात करें तो इसमें से 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। सो फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक दैट इज स्पेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि इसको कवर करना थोड़ा आसान हो जाए। पहले पार्ट में दैट इज आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बेसिक फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स एंड इंटरनेशनल स्पेस मिशंस। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। आज के क्वेश्चंस के स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी अभ्यास दैट इज द करंट अफेयर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और हमने ऊपर इसका लिंक दे दिया है ताकि आप इसे सब्सक्राइब कर सकें। इसमें हमने 10 टेस्ट कवर किए हैं यानी 1000 एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं जिसकी बहुत ही डिटेल्ड डाउनलोडेबल एक्सप्लेनेशन दिए हैं और इन टेस्ट को आप हमारी वेबसाइट पे भी ले सकते हैं और ऐप में भी ले सकते हैं। इस टेस्ट में हमने जैन 2018 से मई 2019 के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है और सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो कि यूपीएससी के हो सकते हैं उन सभी को इंक्लूड किया है जैसे कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड। तो आप इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें ताकि आपके प्रीलिम्स को आप जान सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यहाँ पे हमने पहले हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जनरल सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड हैं यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड हैं हम उनको पहले कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड है वो है ये एक असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें असर्शन क्या दिया है? असर्शन दिया है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम हमेशा ईस्टवर्ड डायरेक्शन से लॉन्च करते हैं। रीजन क्या दिया है? इसका रीजन ये दिया है कि अर्थ की रोटेशन जो होती है वेस्ट टू ईस्ट होती है और इसीलिए हम इन सैटेलाइट्स को ईस्टवर्ड लॉन्च करते हैं ताकि वो अटेन कर सके एस्केप वेलोसिटी। तो हमें बताना है कि क्या ये असर्शन सही है, रीजन सही है और क्या ये रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन की या नहीं। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, उनका मोशन क्या होता है, कैसे उनका मोशन इफेक्ट करता है कि हमारी लॉन्च की स्पीड से, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पूछा गया था प्रीलिम्स 2005 में। इसमें हमें दिया गया है दो स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यहाँ पे बताया गया है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं उनकी अप्रोक्सीमेट हाइट होती है 10,000 किलोमीटर्स। सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है अबाउट द एफएम ट्रांसमिशंस। तो यहाँ पे कहा गया है जो एफएम ट्रांसमिशंस ऑफ म्यूजिक होती है उसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एटमॉस्फेरिक या मैनमेड नॉइजेस ट्रैवल नहीं करती। तो हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सैटेलाइट से पूछा गया था वो है इन प्रीलिम्स 2011। तो क्वेश्चन क्या है? सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अ सैटेलाइट इज टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन फर्स्ट स्टेटमेंट द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, the orbit is circular, the orbit lies in the planes of Earth's equator, and the fourth is the orbit is an altitude of 22,236 kilometers। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए कैसा ऑर्बिट चाहिए होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली सैटेलाइट्स क्या होती हैं, कितनी तरह की सैटेलाइट्स हो सकती हैं और कितने तरह के ऑर्बिट्स होते हैं उनके। सबसे पहली चीज सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स वो हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी और हेवी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, लाइक सन, अर्थ या कोई भी कोलोसल बॉडी, उसे हम कहेंगे सैटेलाइट्स। सैटेलाइट जो टर्म है वो दी थी जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर ने। इन्होंने प्लैनेटरी लॉज भी दिए थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर है। सैटेलाइट्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी होती है मैनमेड सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो कि एक सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं और इसमें ये मैनमेड नहीं है, यानी ये नेचुरली प्रेजेंट थी यूनिवर्स में। और अर्थ की अगर हम बात करें, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है वो कि उसका खुद का मून
जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इट हैज 67 नेचुरल सैटेलाइट्स। सो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स में, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं अपनी ज्योग्राफी PYQ सीरीज में, तो आप उसको देखें और इन नेचुरल सैटेलाइट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लिए। अब हम यहाँ पे हमारा फोकस होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो कि इंसानों ने बनाई हैं, जो कि ह्यूमंस ने बनाई हैं, और इनको लॉन्च करते हैं हम विद हेल्प ऑफ रॉकेट्स। तो यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो कि रिवॉल्व तो अर्थ या किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड ही कर रहे हैं, बट इनको हम लॉन्च कर रहे हैं थ्रू रॉकेट्स और इन्हें ह्यूमंस ने बनाया है। सो इनका जो साइज है, ऑल्टीट्यूड है, डिजाइन है, वो डिपेंड करता है कि किस पर्पस के बेसिस पे उन्हें बनाया गया है। क्या वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, क्या वो रिसोर्स मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, तो क्या उनका पर्पस है, उसी बेसिस पे ये डिजाइन, इनका ऑल्टीट्यूड सेट होता है। सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी वो थी स्पुतनिक 1, जो कि सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया ने बनाई थी, एंड वाज लॉन्च्ड इन 4 अक्टूबर 1957। सो इसके चीफ इंजीनियर कौन थे? सर्जी कोरोलेव। तो जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका जो मोशन होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैटेलाइट्स जो होती हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्टिव रहती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर इनकी जो लॉन्च स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो ही ये मोशन को मेंटेन कर पाएंगे। अगर इसकी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जो है, लॉन्च वेलोसिटी जो है एस्केप वेलोसिटी से कम होगी, यानी 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम होगी, तो ये अर्थ में ड्रॉप आउट कर जाएंगी, जैसे कि इन केस ए या बी। लेकिन अगर ये एस्केप वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो ये फॉलो करेंगी मोशन सी। सो आपने देखा कि लॉन्च स्पीड जो होती है वो एस्केप वेलोसिटी पे डिपेंडेंट रहती है। सो अभी हमने देखा जो लॉन्च स्पीड है, अगर वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो ही एक सैटेलाइट एक प्रॉपर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा। और ये ऑर्बिट जो होता है वो भी बहुत तरीके के होते हैं। हमें इन ऑर्बिट्स को भी जानना होगा ताकि हम एक सैटेलाइट की यूटिलिटी या पर्पस को समझ सकें। सो सबसे पहले तरीके के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रिसिटी, यानी वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम लॉन्च ऑर्बिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। तो ये वो ऑर्बिट्स हैं जो कि ऑर्बिट अराउंड अर्थ है, यानी जो जब कोई बॉडी जो है, सेलेस्टियल बॉडी, यहाँ पे अगर येलो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो कि ब्लू डॉट से डिनोटेड है, तो ये हम कहेंगे एक जियोसेंट्रिक ऑर्बिट है। सिमिलरली अगर कोई ऑर्बिट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसे हम कहेंगे हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट। Next major type of classification that we see in orbits is on the basis of eccentricity. तो eccentricity होता क्या है? eccentricity एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिटरमिन करता है कि एक ऑर्बिट जो है वो कितना डेविएट कर रहा है सर्कुलर पाथ में से। यानी अगर वो पाथ एग्जैक्टली सर्कुलर है तो उसे हम, उसकी eccentricity क्या होगी? 0। लेकिन अगर उसका जो पाथ है वो ओवल शेप्ड का है तो उसे हम कहेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट, या उसकी सेंट्रिसिटी होगी मोर देन 0 या अराउंड 1। तो ये होती है इसेंट्रिसिटी। इस बेसिस पे हम दो टाइप के ऑर्बिट्स पढ़ते हैं, फर्स्ट होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट और दूसरा होता है सर्कुलर ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट बहुत ही कॉमन ऑर्बिट होता है, जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं वो जनरली इलिप्टिकल ऑर्बिट को ही फॉलो करती हैं। तो जो अगर हमारा अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो मून है वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में फॉलो करता है। जो अर्थ खुद है, जो अर्थ का जो मोशन है अराउंड दी सन, वो भी इलिप्टिकल होता है। सो जो नेचुरल सैटेलाइट्स या नेचुरल बॉडीज होती हैं उनका जनरली जो मोशन होता है वो इलिप्टिकल होता है। नेक्स्ट टाइप का जो ऑर्बिट होता है वो है सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट्स वो होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं, एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं होता कोई भी ऑर्बिट, बट ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं। सो इसकी इसेंट्रिसिटी 0 या अराउंड 0 होती है। जो सर्कुलर ऑर्बिट्स बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल ऑल्टीट्यूड या ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्लिनेशन या सिंक्रोनिसिटी। तो इस बेसिस पे कुछ स्पेशल टाइप के सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। सबसे कॉमन है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स, पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट्स या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स। तो ये सारे ही सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं और इनकी अलग से कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट मेजर क्लासिफिकेशन जो हमें ऑर्बिट्स की पढ़नी है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, यानी एक सैटेलाइट कितनी हाइट पे अर्थ के सरफेस से है उस बेसिस पे भी हम ऑर्बिट्स को डिफाइन करते हैं। इस बेसिस पे चार मेन कॉमन ऑर्बिट्स हैं। फर्स्ट है लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO। ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के सरफेस से 200 से लेके 2000 किलोमीटर की रेंज में है, यानी जो अर्थ के बहुत ही क्लोज हैं उन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स।
इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है at the height of 400 kilometers and which completes one orbit in about 90 minutes। यानी इसकी ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है और इसकी हाइट भी बहुत कम है। नेक्स्ट कॉमन ऑर्बिट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स वो सैटेलाइट्स की ऑर्बिट है जिनकी जो ऑल्टीट्यूड है वो वेरी कर रहा है 2000 से लेके 36,000 किलोमीटर्स के अंदर। तो जो सैटेलाइट्स इस रेंज में प्लेस होती हैं उन्हें हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कहते हैं। जो सैटेलाइट्स होते हैं जनरली वो प्लेस होती है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 20,000 किलोमीटर्स। क्योंकि इस ड्यूरेशन में वो एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेते हैं 12 आवर्स में, तो एक दिन में ऑलमोस्ट 2 ऑर्बिट्स कंप्लीट कर लेती हैं ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। नेक्स्ट कॉमन सैटेलाइट्स है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ये वो सैटेलाइट्स है जिनका जो ऑल्टीट्यूड है वो 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली या फिर 35786 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज होता है। ये जो रेंज है, ये जो हाइट है, ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे अर्थ का जो टाइम पीरियड है, ऑर्बिट का जो रोटेशन पीरियड है वो एग्जैक्टली मैच कर जाता है सैटेलाइट के टाइम पीरियड से। तो अगर हम अर्थ से किसी भी पॉइंट पे इस सैटेलाइट को देखेंगे तो वो फिक्स नजर आएगी, तो इसलिए भी ये ऑर्बिट्स खास होते हैं। नेक्स्ट कॉमन टाइप है ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे, जो कि लास्ट टाइप है, वो है हाई अर्थ ऑर्बिट्स। हाई अर्थ ऑर्बिट्स वो सैटेलाइट्स हैं जिनकी जो रेंज है, ऑल्टीट्यूड है, वो मोर देन 36,000 किलोमीटर्स होता है। तो इनका टाइम पीरियड भी अर्थ के रोटेशन पीरियड से ज्यादा होगा, दैट इज ग्रेटर देन 24 आवर्स। जनरली जो वेस्ट सैटेलाइट्स होती हैं जिनका यूटिलिटी खत्म हो जाती है, उन्हें हम हाई अर्थ ऑर्बिट्स में भेज देते हैं। क्योंकि उनकी यूटिलिटी अब कम हो गई है और ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं इनकी यूटिलिटी बहुत ही कम रहती है। तो ये होते हैं 4 मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट मेजर टाइप जो हम लॉन्च ऑर्बिट्स का पढ़ेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्लिनेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑर्बिट है उसकी इंक्लिनेशन क्या है इक्वेटोरियल प्लेन से। अगर वो ऑर्बिट जो है वो एग्जैक्टली इक्वेटोरियल प्लेन यानी जो अर्थ का इक्वेटर है उसके प्लेन पे ही लोकेटेड है तो उसकी इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगी। बट अगर उसकी इंक्लिनेशन इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स की तरफ हम जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंक्लाइंड ऑर्बिट। तो मेन 2 तरह के इंक्लाइंड ऑर्बिट्स हम पढ़ते हैं। पहला होता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स जिनकी प्लेन क्या होता है अलोंग द अर्थ इक्वेटर, और नासा इसे कॉमनली लॉन्च करती है अपने सेंटर से फ्रेंच गायना में है। जो कि इसका मेन एडवांटेज क्या रहता है या यूटिलिटी क्या रहती है, इनकी यूटिलिटी रहती है ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न्स की ऑब्जर्वेशन में। यानी ये बेसिकली इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स में हम वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं जो कि हम मेट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है जिन सैटेलाइट्स की जो वेदर की ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंक्लाइंड ऑर्बिट्स जो हमें पढ़ना है वो है पोलर अर्थ ऑर्बिट्स। तो पोलर अर्थ ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी इंक्लिनेशन 90 डिग्री होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है। क्योंकि इस टाइम ये ऐसे ऑर्बिट हैं जिससे हम वर्चुअली एवरी पार्ट ऑफ अर्थ देख सकते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो भी अर्थ के टाइम पीरियड से कम होता है। तो आप मल्टीपल रोटेशंस हो जाती हैं एक ही दिन में, तो आप मल्टीपल बार एक ही जगह को देख सकते हैं। तो इसलिए इनकी यूटिलिटी कहाँ पे आती है, इनकी यूटिलिटी आती है मैपिंग और सर्विलेंस ऑपरेशंस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स है ये बेसिकली एक स्पेशल सब टाइप है पोलर ऑर्बिट्स का ही। क्योंकि ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रही हैं जो पोलर ऑर्बिट्स की थी। यानी ये या तो ये लो अर्थ ऑर्बिट्स में होंगी या मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में, प्लस इनका जो इंक्लिनेशन है इक्वेटर से वो भी 90 डिग्री होगा। इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके कारण हमने इन्हें अलग से नाम किया है वो क्या है, वो ये कि ये जो इनकी जो रोटेशन टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली अर्थ सन की टाइम पीरियड से, जो अर्थ की टाइम पीरियड है सन की सोलर टाइम है उससे मैच करती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एरिया से इस सैटेलाइट को रोज 4 बजे देख रहे हैं या ये सैटेलाइट उस एरिया को फिक्स टाइम पे ही उस रोज जा रही है तो अगले दिन भी उसी टाइम पे ये सैटेलाइट उस जगह पे हमें मिलेगी। भले ही जो ऑर्बिट है इसका टाइम पीरियड है वो अलग अलग है बट उस लोकेशन पे ये उसी टाइम पे फिक्स रहेगी। तो ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण इसकी यूटिलिटी कहाँ पे आती है, स्पाइंग में, वेदर सैटेलाइट्स में। स्पाइंग का एक कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा अगर आपने वो मूवी देखी है पोखरान टेस्ट के ऊपर जो बेस्ड है, उसमें भी उन्होंने दिखाया था कि नासा जो है उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स यूज कर रही है जिससे कि वो ऑब्जर्व करती है कि कोई भी कंट्री जो है न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म ना करे, वो उस लोकेशन को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करती रहती है जहां पे न्यूक्लियर टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये बेसिकली सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के कारण ही हो पाता है।
नेक्स्ट टाइप लॉन्च ऑर्बिट्स के जो हम पढ़ेंगे वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिंक्रोनिसिटी। तो सिंक्रोनिसिटी होता क्या है? सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है कि कब अगर किसी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड है, यानी जितने टाइम पीरियड में वो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट कर रही है, अगर उस टाइम ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड जो है वो मैच कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड वो रोटेट कर रही है, तो उसे हम कहेंगे कि वो सिंक्रोनस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ सन के अराउंड 1 ईयर में रोटेट कर रहा है और अगर कोई सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड 1 ईयर में रोटेट कर रही है, तो उसे हम कहेंगे वो सिंक्रोनस है। जनरली जो हम रोटेशन लेते हैं वो ऑन इट्स ओन एक्सिस लेते हैं, तो रोटेशनल टाइम पीरियड लेते हैं, ना कि रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड। तो आपको ये खास ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। सबसे पहले हम देखेंगे वो सैटेलाइट जो सिंक्रोनस है अर्थ के। तो इसमें 4 मेजर टाइप्स हैं सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के। सबसे पहला है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स हैं जो एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,786 किलोमीटर पे जिनकी सैटेलाइट्स लोकेटेड होती है और जिनका टाइम पीरियड है वो अर्थ के रोटेशनल टाइम पीरियड से मैच करता है, दैट इज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स। तो अगर किसी सैटेलाइट की ऑल्टीट्यूड जो है वो 35,786 किलोमीटर है और उसका रोटेशनल टाइम पीरियड ये है, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है और वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस्ड है। इसकी एप्लीकेशन क्या रहती है, क्यों ये ऑर्बिट इतना खास है? ये ऑर्बिट इसलिए इतना खास है क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स होती हैं अगर इस ऑर्बिट्स में प्लेस्ड होती हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के साथ मैच होता है, इसलिए हम उन्हें कम्युनिकेशन या रिमोट सेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स। तो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स जो है वो काफी हद तक जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स ही होते हैं, बट एक स्पेशल चीज होती है वो ये कि इनका जो पेरिजी होता है, यानी वो पॉइंट जहां पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो सबसे पास रहती है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही है, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड होता है। एपोजी जो होगा वो तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के ऑल्टीट्यूड पे ही होगा, यानी 35,786 किलोमीटर पे ही होगा, लेकिन जो इनका पेरिजी है वो लो अर्थ ऑर्बिट रेंज में होगा, यानी 200 से 2000 किलोमीटर की रेंज में। नेक्स्ट हम देखेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स है। कैसे? इनका ऑल्टीट्यूड सेम होता है जो कि जियोसिंक्रोनस का होता है, दैट इज 35,786 किलोमीटर, बट इनका जो प्लेन है, एक्सिस रोटेशनल प्लेन है, वो इक्वेटर के प्लेन से मैच कर रहा है। तो ऐसे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो इक्वेटर के इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं? इनकी एप्लीकेशन होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और वेदर सैटेलाइट्स की ऑब्जर्वेशन में। सो ये इनके दो मेजर एप्लीकेशंस हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स। तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स वो होते हैं जिन सैटेलाइट्स का जो पेरिजी है वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट में, और एपोजी जो है उनका होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ऑल्टीट्यूड में, दैट इज 35,786 किलोमीटर्स में। यानी जब ये रोटेट कर रही है तो इनका जो पेरिजी होगा वो क्या होगा? लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड, और जो एपोजी है वो कहाँ पे होगा? 35,786 किलोमीटर में। सो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा कुछ दिखेगा वो। तो यहाँ पे ये पेरिजी है और ये इसका एपोजी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंक्रोनस ऑर्बिट्स जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट को हम जंक ऑर्बिट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी सैटेलाइट की यूटिलिटी खत्म हो गई है तो हम चाहते हैं कि वो सैटेलाइट जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्बिट्स हैं लाइक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, वो उस स्पेस को खाली कर दे और वो किसी और ऑर्बिट में चले जाए जो कि ज्यादा यूजफुल ना हो। तो ऐसे जो ऑर्बिट्स अब ज्यादा यूजफुल नहीं है उन्हें हम कहते हैं जंक ऑर्बिट्स या ग्रेवयार्ड ऑर्बिट्स। ये जनरली मोर देन 35,786 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, इसलिए हम इन्हें ग्रेवयार्ड ऑर्बिट्स कहते हैं क्योंकि इनकी ज्यादा वहां पे यूटिलिटी नहीं रहती। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंक्रोनस ऑर्बिट जो हम पढ़ेंगे वो होंगे सिंक्रोनिसिटी विद मार्स। तो जो ऑर्बिट्स का टाइम पीरियड मार्स के टाइम पीरियड रोटेशनल टाइम पीरियड से मैच करता है, दैट इज 24 आवर्स एंड 0.6299 आवर्स से मैच करेगा, उसे हम कहेंगे कि वो ऑर्बिट्स जो है वो मार्स के टाइम पीरियड से मैच कर रहे हैं, और ऐसे ऑर्बिट्स को हम कहते हैं एरियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। लास्ट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स जो हम पढ़ेंगे वो है हीलियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। तो हीलियो का मतलब आप सबको पता है कि सन से होता है। तो जिन सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल पीरियड सन के रोटेशनल पीरियड से मैच करता है, दैट इज जो सन का टाइम पीरियड है उसे मैच कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे हीलियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। आपको याद होगा कि अभी हमने पहले सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स भी पढ़े थे। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स आर नॉट सेम एज हीलियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स, तो इस चीज का खास ध्यान रखना आप लोग।
सो ये थे हमारे कुछ मेजर ऑर्बिट्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो सैटेलाइट्स है उनका जो रोटेशनल होता है, उनका जो मोशन होता है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले तो ये कि जैसे अर्थ जो होता है वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज यानी वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम नॉर्थ पोल से देखें। सिमिलरली जो सैटेलाइट्स भी होती है वो भी इसी रोटेशन में फॉलो करती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट ही फॉलो करती है। इसीलिए क्योंकि सैटेलाइट्स का जो वेस्ट टू ईस्ट ऑर्बिट फॉलो कर रही हैं, तो हम इनको लॉन्च करते हैं ईस्ट डायरेक्शन से। अगर हमें ईस्ट डायरेक्शन से लॉन्च करते हैं तो हमें बूस्टर्स को है ज्यादा बूस्ट नहीं चाहिए होता है और इनकी एस्केप वेलोसिटी रीच करना ज्यादा आसान होता है। दो हमें एडिशनल बूस्टर्स या सप्लाई फ्यूल तो चाहिए ही है अपनी वेलोसिटी को पहुंचाने के लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए होगा हमें इन्हें पहुंचाने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सैटेलाइट्स को हम जनरली ईस्ट डायरेक्शन से लॉन्च करते हैं ताकि वो आसानी से इस अर्थ के जो रोटेशनल पीरियड है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में है वो आराम से प्लेस आउट हो सके। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सैटेलाइट्स, इट्स ऑर्बिट्स एंड इट मोशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सैटेलाइट्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट्स। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की एक और क्लासिफिकेशन होती है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो जनरली सैटेलाइट्स का साइज जो है वो बहुत रेंज में वेरी करता है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अभी इन प्लेस ऑपरेशन में है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स। और इसके अलावा जो हमारी साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन है या मास बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या है? सबसे पहले होती है लार्ज सैटेलाइट्स। लार्ज सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स है जिनका जो मास है वो ग्रेटर देन 1000 kg है। तो इनको अगर हमें लॉन्च करना है तो इनके लिए हमें हैवी व्हीकल्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट होता है मीडियम सैटेलाइट्स। मीडियम सैटेलाइट्स वो है जिनका मास 500 से 1000 किलोमीटर की 1000 kg के बीच में होता है। नेक्स्ट होती है स्मॉल सैटेलाइट्स। स्मॉल सैटेलाइट्स की बहुत सारी वेरिएशंस भी होती हैं। जिन भी सैटेलाइट्स का मास जो है वो 500 kg से होता है वो सारी ही स्मॉल सैटेलाइट्स होती है। सबसे अगर इसकी सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, नैनो सैटेलाइट्स, पिको सैटेलाइट्स, फेम्टो सैटेलाइट्स, एटो सैटेलाइट्स और जेप्टो सैटेलाइट्स आती हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट्स अभी इन प्लेस हैं वो है क्यूबसैट सैटेलाइट्स। क्यूबसैट सैटेलाइट्स सबसे साइज में स्मॉलेस्ट रहती हैं और इनका मास भी सबसे कम होता है, 40 kg से भी कम होता है इनका मास जनरली। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और उनके ऑर्बिट्स और उनके डिफरेंट टाइप्स। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन के बेसिस पे सैटेलाइट्स किन किन टाइप्स की हो सकती हैं। सबसे कॉमन एप्लीकेशन है सैटेलाइट्स की वो है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होते हैं। जब भी हमें कोई डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट व्यू करना है तो उन सैटेलाइट्स को जब हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट टाइप जो है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो कि हम टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, जो कि सिग्नल्स ट्रांसफर करती हैं। तो ऐसी सैटेलाइट्स को हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की? वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स एज द नेम सजेस्ट इसलिए हम यूज कर रहे हैं अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इनका पर्पस मिलिट्री भी हो सकता है, नॉन मिलिट्री भी हो सकता है। नॉन मिलिट्री कैसे कि अगर हमें कोई एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर रही है, मीटरोलॉजिकल एप्लीकेशन, कोई मैप मेकिंग करनी है, तो वो सारी रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो सैटेलाइट यूज होती है वो इस कैटेगरी में आती हैं। तो आपको बताना है कि रिसेंटली जापान में कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए। तो जापान ने एक पहली सैटेलाइट लॉन्च की है स्पेशली फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, उसका नाम आपको बताना है। ये आपका होमवर्क, आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो एप्लीकेशन के बेस पे हम सैटेलाइट्स पढ़ेंगे वो है नेविगेशनल सैटेलाइट्स। तो नेविगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहता है सैटेलाइट्स का। आपने जो आपके फोन में जीपीएस होता है वो भी इसी बेसिस पे चलता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में कुछ नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं जो कि जीपीएस सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रही हैं। तो ऐसी सैटेलाइट्स जो हमें नेविगेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं नेविगेशनल सैटेलाइट्स। फिफ्थ एप्लीकेशन जो है सैटेलाइट्स की बेसिस पे वो है किलर सैटेलाइट्स। तो किलर सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स है जो किसी और सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर रही है या किसी और स्पेस इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है ताकि वो स्पेस खाली हो जाए, या एज अ मीन ऑफ, आपने पढ़ा होगा कि स्पेस वॉरफेयर एक नई चीज आ गई है, न्यू मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। यानी अब पहले तो जो वॉरफेयर होता था वो जनरली मिलिट्री होता था, एयर बेस ट्रांसफर होता था, नेवी में होता, तो आजकल स्पेस वॉरफेयर भी आ गया है। तो स्पेस वॉरफेयर को हेल्प आउट क्या कर रही है, कौन से इक्विपमेंट स्पेस वॉरफेयर में यूज हो रही है, वो है किलर सैटेलाइट्स। सिक्स्थ एप्लीकेशन जो आपने बहुत ही कॉमनली पढ़ी होगी सैटेलाइट्स की वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर प्रेडिक्शन। तो वेदर प्रेडिक्शन में जो सैटेलाइट्स हेल्प करती है उन्हें हम वेदर सैटेलाइट्स कहते हैं। और लास्ट सबसे कॉमन जो है वो है
स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन क्या है, ये एक बेसिकली एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है जहां पे ह्यूमंस रह सकते हैं स्पेस में, तो ऐसे एरियाज को हम स्पेस स्टेशन कहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा ही आर्टिफिशियल हैबिटेट है। So ये थी हमारी मेजर एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट्स। So now let us try to answer the questions that we had started related to satellites. सबसे पहला हमारा था assertion reason question जो कि 2002 में पूछा गया था। इसमें assertion क्या दी गई थी, इसमें assertion ये दी गई थी कि जो artificial satellites हैं उन्हें हम अर्थ के ईस्टवर्ड डायरेक्शन से लॉन्च करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, हम उन्हें ईस्टवर्ड डायरेक्शन से लॉन्च करते हैं ताकि उन्हें आसानी से एस्केप वेलोसिटी मिल सके। इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है कि क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है तो इसलिए सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी अटेन कर पाएगी। अब एग्जैक्टली आपको लग रहा होगा कि ये रीजन काफी हद तक सही है, बट ऐसा नहीं है। जनरली जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है वो जरूर हेल्प आउट करेगी एस्केप वेलोसिटी अटेन करने के, बट इसके लिए हमें एडिशनल बूस्टर्स, रॉकेट फ्यूल भी चाहिए होता है। सो दो असर्शन इज राइट, रीजन इज इनकरेक्ट, तो आंसर होगा सी। Now let us try to answer the second question that is related to satellites. यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं related to satellites and FM transmission. तो पहली सैटेलाइट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, a geostationary satellite is at an approximate height of 10,000 kilometers. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो कौन सी हाइट पे लोकेटेड होती हैं, अराउंड 36,000 किलोमीटर्स, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, FM transmission of music is of very good quality because the atmospheric or man-made noises which are generally frequency variations can do little harm. तो क्योंकि FM transmissions frequency मॉड्यूल पे चलती हैं इसलिए इनमें atmospheric और man-made noises नहीं होती और इनकी म्यूजिक क्वालिटी बेटर होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए हम FMs को यूज करते हैं अपनी रेडियोस में सुनने के लिए, ना कि AM टेक्नोलॉजीज को। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट whereas फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर होगा बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अ जियोस्टेशनरी इज सेड टू बी एन सच एन ऑर्बिट व्हेन। तो जियोस्टेशनरी कौन से ऑर्बिट्स हैं? द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस। तो ये सही है कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सब टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस है, तो ये सही स्टेटमेंट है। द ऑर्बिट इज सर्कुलर, ये भी सही है कि जियोस्टेशनरी जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ्स इक्वेटर। तो ये भी सही है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स अगर इक्वेटर के प्लेन से मैच कर रहे हैं तो वो जियोस्टेशनरी होते हैं। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज द ऑर्बिट इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हमें क्या पूछा गया था कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी, तो सिंस 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जेट इंजन एंड अ रॉकेट। तो हमें जेट इंजन और रॉकेट के बीच के रिलेटेड कुछ दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, अ जेट इंजन यूजेस द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाईज एंड इज अनसूटेबल फॉर मोशन इन द स्पेस। तो जेट इंजन जो है वो अपनी खुद की सप्लाई यूज कर रहा है एयर के लिए। और दूसरा कि रॉकेट क्या है, रॉकेट अलग से एक ऑक्सीजन कैरी करता है और वो यूज करता है इन फॉर्म ऑफ फ्यूल। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जेट इंजन क्या होते हैं, क्या क्या उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या रॉकेट क्या होते हैं। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले रॉकेट। रॉकेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हम सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं। तो ये इनकी वर्किंग क्या होता है, इनकी वर्किंग में हम अलग से इनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ये अलग से एक ऑक्सीजन टैंक कैरी करते हैं और इसीलिए ये थोड़े लेस एफिशिएंट होते हैं इन कंपैरिजन टू जेट इंजन्स। ये भी जेट इंजन्स की तरह ही न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड रहते हैं। अब हम देखते हैं जेट इंजन्स क्या होते हैं। जेट इंजन्स वो मशीन्स हैं जो कि फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं ताकि एक सैटेलाइट को एक प्रॉपर थ्रस्ट मिल सके लॉन्च करने के लिए। तो ये जो जेट इंजन्स हैं इनकी खासियत क्या रहती है कि इन्हें अलग से ऑक्सीजन कैरी नहीं करनी पड़ती, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं कंबशन के लिए और अपनी फ्यूल सप्लाई के लिए। सो ये वर्क कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग में तीन मेजर प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला कंप्रेशन, नेक्स्ट कंबशन और फाइनली एग्जॉस्ट। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन में हम जो एयर इनसाइड द चैम्बर ट्रैप्ड होती है उसे हम कंप्रेस करते हैं। कंबशन में हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उसे यूज करके फ्यूल को बर्न करते हैं और फाइनली हम कुछ गैसेस के एग्जॉस्ट से एक थ्रस्ट पैदा करते हैं जिससे कि व्हीकल चलता है।
जो जेट इंजन होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये कॉमनली हम वो जेट इंजन पढ़ेंगे जो कि न्यूज में रहते हैं या सैटेलाइट्स की न्यूज में रहते हैं। आपको इन जेट इंजन का खास ध्यान रखना है। जब भी आप कोई सैटेलाइट पढ़े तो उसमें ध्यान रखें कि कौन सा जेट इंजन यूज है। सबसे कॉमन जेट इंजन जो यूज होता है वो है टर्बोजेट। तो टर्बोजेट इज बेसिकली एयर ब्रीथिंग जेट इंजन। ये बहुत ही कॉमनली एयरप्लेन्स में यूज होता है। तो टर्बोजेट्स जब भी आएंगे तो वो कहाँ पे यूज होते हैं? एयरप्लेन्स में, ना कि रॉकेट्स में, आपको याद रखना है। सेकंड जो है रैमजेट्स। रैमजेट्स जो है हम इन्हें रॉकेट्स में यूज करते हैं। ये वर्क कैसे करते हैं? ये वर्क करते हैं फ्यूल की एक्स्ट्रा, जब फ्यूल किसी कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट होता है तो वो एयर को कंप्रेस करता है और वो बर्न आउट होता है, जिससे कि रॉकेट को स्पीड मिलती है अराउंड 3 to 6 मैक्स। तो यानी अगर हमें 3 to 6 मैक्स की स्पीड, यानी एक सबसोनिक स्पीड या सुपरसोनिक स्पीड्स पे किसी रॉकेट को चलाना है तो हम उसमें रैमजेट इंजन लगाएंगे। नेक्स्ट जो कॉमनली न्यूज में इंजन रहता है वो है स्क्रैमजेट। तो स्क्रैमजेट जो है एक इंप्रूवमेंट है रैमजेट इंजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड जो, ये हाइपरसोनिक स्पीड्स पे चल सकते हैं, सुपरसोनिक स्पीड्स पे चल सकते हैं, मोर देन ग्रेड 6 मैक्स। तो इसलिए ये स्पेशल रहते हैं स्क्रैमजेट इंजन। फोर्थ टाइप जो कॉमनली न्यूज में रहता है वो है ड्यूल मोड रैमजेट्स। तो ड्यूल मोड रैमजेट्स जो है वो एक बेसिकली एक रैमजेट इंजन की ही ट्रांसफॉर्मेशन है और इनकी स्पीड रेंज क्या होती है? 4 to 8 मैक्स। और एंड इट कैन ऑपरेट इन बोथ सबसोनिक एज वेल एज सुपरसोनिक मोड्स। अभी हमने पहले पढ़े थे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जेट इंजन। अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रॉकेट इंजन जो कि कॉमनली न्यूज में रहता है, वो है विकास इंजन। तो अभी जो हमने 4 इंजन पढ़े थे, स्क्रैमजेट, रैमजेट, उनको हम स्पेस में या रॉकेट्स की लॉन्चेस में नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की एयर या ऑक्सीजन को लेते हैं फॉर कंबशन। अनलाइक दिस जो रॉकेट इंजन होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अलग से ऑक्सीजन कैरी करते हैं, अलग से अपना फ्यूल कैरी करते हैं, तो इन्हें हम स्पेस में यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें विकास इंजन की, तो इसका जो नेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के ऊपर लिया गया है, वो है विक्रम अंबालाल साराभाई के नेम पे। तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ें। विकास इंजन की खासियत क्या है? विकास इंजन की खासियत है कि इट वर्क्स ऑन अ लिक्विड फ्यूल। तो जनरली जो रॉकेट्स होते हैं उसमें 3 तरीके के फ्यूल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या क्रायोजेनिक। तो जो विकास इंजन है वो लिक्विड फ्यूल को सपोर्ट करता है। एंड जो ये विकास इंजन है ये पीएसएलवी और जीएसएलवी में यूज हो चुका है और जीएसएलवी मार्क 3 में भी इसे यूज करा जा रहा है करंटली। ये कौन से फ्यूल को यूज कर रहा है? ये फ्यूल यूज कर रहा है यूडीएमएच एज फ्यूल एंड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजर। तो आपको ये ध्यान रखनी है टर्म्स की, यूडीएमएच को फ्यूल की लिक्विड फेज में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है? यूडीएमएच। और इसके अंदर ऑक्सीडाइजर क्या ऐड अलग से हो रहा है? वो है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। क्यों? क्योंकि अलग से इसे ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, क्योंकि स्पेस में कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी। तो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड। तो हमें यहाँ पे दिया गया था जो जेट इंजन है, इट यूजेस द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाईज एंड सो इज अनसूटेबल फॉर द मोशन इन स्पेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को ले रहा है और स्पेस में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे जेट इंजन काम नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ गैस एंड फ्यूल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका होगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि क्रायोजेनिक इंजन्स क्या कहाँ पे एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमें इंजन्स की एप्लीकेशन पूछी है, ना कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की। तो ए सबमरीन प्रोपल्शन, बी फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, सी रॉकेट टेक्नोलॉजी या डी रिसर्च इन सुपर कंडक्टिविटी। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्रायोजेनिक्स क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन्स क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशन कहाँ होती है। ये पूछा गया था 1995 में प्रीलिम्स में। तो अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले क्रायोजेनिक इंजन्स क्या होते हैं? क्रायोजेनिक इंजन्स एक रॉकेट इंजन के अंदर यूज होते हैं जिनके अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है। द वर्ड क्रायोजेनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम क्रायो, जिसका मतलब होता है आइस टेम्परेचर, यानी सब जीरो टेम्परेचर्स पे इनका फ्यूल होता है, इसलिए इन्हें क्रायोजेनिक इंजन्स कहते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये बेसिकली यूज होते हैं हेवी लॉन्च व्हीकल्स को डिप्लॉय करने में। इंडिया ने अभी तक 2 क्रायोजेनिक इंजन्स बना लिए हैं, CE 7.5 एंड CE 20, और CE 25 अभी प्रोग्रेस में है, दैट इज इन GSLV Mark 3। India now has joined the league of 6 countries which have successfully deployed its indigenous cryogenic rocket engines। इंडिया के अलावा कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने ये लीग में अपना नाम लिया है? दैट इज US, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना। तो टोटल 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास अपना खुद का क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है।
क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की बात करें तो इसका फ्यूल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर क्या फ्यूल यूज होता है? इसमें यूज होता है लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। तो ये दोनों यूज होते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर होता है -183 डिग्री सेल्सियस एंड हाइड्रोजन का क्या होता है? -253 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रायोजेनिक इंजन का फ्यूल क्या होता है। इससे पहले हमने लिक्विड इंजन पढ़ा था जिनका फ्यूल होता था UDMH। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से इंजन में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है। उसके अलावा क्रायोजेनिक इंजन में कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं? इसके अंदर एक कंबशन चैम्बर होता है, एक पायरोटेक्निक इनिशिएटर होता है, एक फ्यूल इंजेक्टर होता है, क्रायोवॉल्स होते हैं, फ्यूल टैंक्स होते हैं। तो ये सब क्रायोजेनिक इंजन की कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पे जो हमने क्रायोजेनिक खुद एक एज ए टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। क्रायोजेनिक जो सब जीरो टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है ये क्रायोजेनिक इंजन में तो यूज हो ही रही है, इसके साथ भी कई जगह और भी यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इन डेवलपिंग सुपर कूलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सेकेंडली इन फ्रीजिंग ऑफ फूड एंड प्रिजर्वेशन इन एंड द प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। थर्ड जहां पे ये यूज हो रहे हैं वो है जीन बैंक्स और सीड बैंक्स टू प्रिजर्व द एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स, और हमारे जो जीन्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करने में भी ये यूज हो रही है। नेक्स्ट ये कहाँ पे यूज हो रही है? सुपर कंडक्टिविटी रिसर्चेस में यूज हो रही है। एंड लास्टली इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन क्रायोजेनिक सर्जरीज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इन द मेडिकल फील्ड। तो ये इसकी कुछ मेजर एप्लीकेशंस हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड। सब हमें यहाँ पे पूछा गया था कि क्रायोजेनिक इंजन्स जो होते हैं उनकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। तो ये पूछा गया था प्रीलिम्स 1995 में, और यहाँ पे हमें बताना है कि इंजन की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। तो क्योंकि इंजन्स की एप्लीकेशन सुपर कंडक्टिविटी और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स में नहीं होती तो हम इन्हें डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ए या सी रह जाता है। और अभी हमने पढ़ा था कि क्रायोजेनिक इंजन्स को हम रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं टू लॉन्च हेवी व्हीकल्स, तो इसका आंसर होगा सी। Now let us move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है जो इसरो है उसने अपना रॉकेट टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन की टेस्ट स्टैंड बेस कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये भले ही 2007 में पूछा गया था, ये अभी भी रेलेवेंट है। कैसे? क्यों? क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन्स अक्सर न्यूज में रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने GSLV Mark 3 लॉन्च किया है नवंबर 2018 में। इसकी फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट हुई है और इसमें क्रायोजेनिक इंजन्स यूज हुए हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन्स अक्सर न्यूज में रहते ही हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी टेस्टिंग बेस कहाँ पे है। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ए बालासोर, बी थिरुवनंतपुरम, सी महेंद्रगिरी और डी कारवार। तो हमें बताना है कि इसरो का जो क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट बेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये तो पता ही होना चाहिए टेस्ट बेस कहाँ है, उसके साथ साथ आपको ये भी पता लगता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है इससे रिलेटेड टॉपिक्स में। तो जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च हो तो आप जरूर देखें कि वो सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या वो इंडिया से लॉन्च हो रही है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो रही है, या कोई फॉरेन में जाके, जैसे कि फ्रेंच गायना हम लॉन्च कर रहे हैं अपने GSLV की GSAT की कई सैटेलाइट्स हम फ्रेंच गायना से भी लॉन्च कर रहे हैं। तो आप कोई भी सैटेलाइट अगर नई लॉन्च हो रही है वो जरूर देखें कहाँ से हो रही है। सेकेंडली अगर कोई मेजर टेक्नोलॉजी है जो इसरो ने डेवलप की है तो उसकी टेस्टिंग बेस कहाँ पे रखा है, क्या वो अहमदाबाद में रखा है, क्या तिरुवनंतपुरम में है, कहाँ पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसरो के सेंटर्स हैं, वहीं पे ये रिसर्चेस होती हैं। तो अगर आपको इन सेंटर्स के बारे में पता है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन नाउ। सबसे पहले इसरो है क्या? इसरो बेसिकली इंडिया की खुद की पब्लिक सेक्टर स्पेस एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट के, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। यहाँ पे हमें इसका विजन स्पेशली हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि विजन बेस्ड डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाती है कि क्या ये इसरो का विजन है या नहीं। तो इसरो का विजन क्या है? टू हार्नेस द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट व्हाइल परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो ये इसरो का विजन है। इसरो की डेवलपमेंट कब हुई थी? इसरो की डेवलपमेंट हुई थी 1969 में। इससे पहले जो इसरो था इट वाज इन द फॉर्म ऑफ इनकोस्पार, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप किया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1962। उसके बाद विक्रम साराभाई की अर्ज पे उन्होंने उसको ट्रांसफर किया 1969 में एज इसरो। अभी जो इसरो है वो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। दिस वाज कमीशन इन 1972। तो आपको ये याद रखना है जो इसरो है वो 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आ गया था, और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर ना होकर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। इट इज डायरेक्टली अंडर PMO। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसरो जो है उसकी कुछ मेजर एजेंसीज हैं, कुछ मेजर सेंटर्स हैं, लाइक VSSC जो कि लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम में, SDSC श्रीहरिकोटा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, NRSC और अंतरिक्ष जो कि उसका मॉनेटरी बेस एप्लीकेशन है, जहां पे हम लॉन्चेस को, जो फॉरेन लॉन्चेस हैं उनको कंडक्ट करते हैं और इससे पैसे कमाते हैं।
So now let us look at some of the important centers that are located in under ISRO. ये आपको centers directly UPSC में पूछे जा सकते हैं in the form of match the following, where you can be given the name of the center and its location. तो आपको किसी भी सेंटर की और उसका वो कहाँ पे लोकेटेड है वो पता होना चाहिए, मैप में भी और डायरेक्टली भी, उसका नेम वाइज भी। प्लस यू ऑल्सो नीड टू नो कि वहां पे किस टाइप की रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं बट उन्हें हमें कवर नहीं किया है, बिकॉज जितना कम और इंपॉर्टेंट आप कवर करेंगे वो ही ज्यादा रेलिवेंट रहता है। इसके अलावा जो सेंटर्स हैं वो इतने रेलिवेंट नहीं रहते, वो इतने न्यूज में नहीं रहते, तो हमें उन्हें इग्नोर कर दिया है। सबसे पहला मेजर सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, दैट इज VSSC, जो कि थिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। तो ये इसका काम क्या है, इसका काम है कि टू डिजाइन एंड डेवलपमेंट द लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज। तो ये है VSSC। सेकेंड इंपॉर्टेंट सेंटर जो न्यूज में रहता है वो है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। इसके अंदर दो सेंटर्स हैं इसके, एट वलीमाला थिरुवनंतपुरम एंड सेकेंड इज अंडर इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो इसके दो सब सेंटर्स हैं और इसका काम क्या है, टू डिजाइन डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन स्टेजेस ऑफ इसरो लॉन्च व्हीकल्स। तो यानी जो विकास इंजन में लिक्विड फ्यूल स्टेजेस हो रही है वो कहाँ पे डेवलप हो रही है, LPSC में। थर्ड मेजर सेंटर जो है इसरो का वो है ISTRAC। ISTRAC कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलुरु में। और इसका काम क्या है, इसका काम है टू ट्रैक द लॉन्च व्हीकल मिशंस एंड वेरियस सैटेलाइट्स दैट वी लॉन्च वाया इसरो। तो ये ISTRAC का काम है और ये लोकेटेड कहाँ पे है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि लोकेटेड है अहमदाबाद में। इसका काम क्या है, टू डेवलप द स्पेस बॉर्न एंड एयरबॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड पेलोड्स that help in national development and societal benefits। यानी जो भी स्पेस एप्लीकेशन स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका यूज सोशल बेनिफिट्स के लिए हो रहा है, तो उनको ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर डेवलप करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। तो ये लोकेटेड है महिंद्रागिरी तमिलनाडु में और इसका काम क्या है, इसका काम है टू असेंबल, इंटीग्रेट एंड टेस्ट द प्रोपेल्ड इंजन एज वेल एज क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो जो भी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग या असेंबलेज होती है वो कहाँ पे होती है, महिंद्रागिरी तमिलनाडु में। और लास्ट इंपॉर्टेंट सेंटर जो हमें पढ़ना है वो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो कि लोकेटेड है हसन इन कर्नाटका में, और एक इसका सब सेंटर भी है भोपाल मध्य प्रदेश में। सबसे बट मेजर वाला जो यूज होता है वो होता है हसन इन कर्नाटका। और इसका काम क्या है, इसका काम है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स अंडर दैट वी लॉन्च, फॉर एग्जांपल इनसैट सीरीज, GSAT सीरीज, कल्पना सैटेलाइट एंड IRNSS सीरीज। तो ये सारी सैटेलाइट्स जो है वो हम कहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं उसे हसन से, MCF से। Now let us try to answer the question that we started. ISRO successfully conducted a rocket test using cryogenic engines in the year 2007. Where is the test base located? तो अभी हमने पढ़ा था जो भी क्रायोजेनिक इंजन्स की रिसर्च होती है उसका टेस्ट स्टैंड कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है महिंद्रागिरी में। सो इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें तीन स्टेटमेंट्स दी गई है इन रिलेशन टू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहली स्टेटमेंट है PSLVs लॉन्च द सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, whereas GSLVs आर डेजिग्नेटेड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन बताई गई है, PSLV की एप्लीकेशन कहाँ पे है, रिसोर्स मॉनिटरिंग में, और GSLV की कम्युनिकेशन में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सैटेलाइट्स लॉन्च बाय PSLV appear to remain permanently fixed in same position in the sky as viewed from a particular location on the earth. And third statement क्या है, GSLV Mark III is a 4-stage launch one vehicle with first and third stages using solid rocket fuel and second and fourth stages using liquid rocket fuels। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि PSLV क्या है, GSLV क्या है, और भी डिफरेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या है, उनके अंदर कौन कौन से फ्यूल्स यूज होते हैं। तो ये सब हम देखते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते क्या है। लॉन्च व्हीकल्स वो व्हीकल्स हैं जो कि हम स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में कैरी करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, इसके इंजन्स यूज होते हैं जिसमें बहुत ही हाई साइंटिफिक एबिलिटी चाहिए होते हैं इनको डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया अभी करंटली दो ऐसे ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स यूज कर रही है, वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV, और दूसरा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी GSLV। इससे पहले जो इंडिया लॉन्च व्हीकल्स यूज करती थी वो थी SLV-3 और ASLV-3। ये अब डिफंक्ट हो गए हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मास कैरी नहीं करते, इनकी जो रेंज होती थी वो लेस देन 1000 kg सैटेलाइट्स ही ये कैरी कर सकती थी। लेकिन PSLV और GSLV की बात करें तो ये बहुत ही हैवी सैटेलाइट्स भी कैरी कर सकती हैं। और लेटेस्ट जो अभी लॉन्च व्हीकल्स इन प्रोग्रेस है जिनको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है वो है GSLV Mark III और रियूजेबल लॉन्च व्हीकल TD, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो ये दोनों अभी टेक्नोलॉजी जो है वो अभी डेमोन्स्ट्रेशन फेज में है, टेस्टिंग फेज में है। बट
GSLV Mark 3 की बात करें तो नवंबर 2018 में इसका फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन से सेंटर्स जो हैं वो स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो काम कर रहा है वो है VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि थिरुवनंतपुरम में है। ये डिजाइन एंड डेवलपमेंट करता है लॉन्च व्हीकल्स की। लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर की बात करें जो कि महिंद्रागिरी में लॉन्च है, तो ये जो क्रायोजेनिक स्टेज होती है लॉन्च व्हीकल्स में, थर्ड स्टेज जो JSLV में यूज है, उसकी डेवलपमेंट में वर्क करता है। उसके अलावा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यहाँ से हम अपने लॉन्च व्हीकल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी प्रोपेलिंग स्टेजेस है, सॉलिड लिक्विड फ्यूल्स की जो टेस्टिंग है या उनकी इंटीग्रेशन है, वो हम कहाँ पे करते हैं, वो हम श्रीहरिकोटा में करते हैं। और जो लॉन्चिंग एसेट जो ऑपरेशनल पैड्स है, जो भी लॉन्चिंग फ्लाइट्स की स्पेस में हो रही है, वो भी यहीं से होती है। तो ये लोकेशन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है विद टाइम प्रोग्रेस की हैं। सबसे पहले जो इन ऑपरेशन यूज में था वो था SLV-3। तो इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट था वो 17 टन ही था, इससे ज्यादा ये वेट कैरी नहीं कर पाता था। और इसके अंदर जो फ्यूज था वो सारा ही सॉलिड स्टेजेस में था, कोई भी लिक्विड या क्रायोजेनिक स्टेज इसमें यूज नहीं थी। और इसके अंदर जो सैटेलाइट्स लॉन्च होती थी वो कौन से ऑर्बिट में प्लेस की जा सकती थी, वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस की जा सकती थी। उसके बाद आए ASLVs जो कि एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स थे। इनके अंदर भी ऑर्बिट्स जो थे वो लो अर्थ ऑर्बिट ही थे, लेकिन इनका जो पेलोड मास था वो आप देख सकते हैं इंक्रीज हो गया है 40 kg से लेके अब 150 kg से। नेक्स्ट उसके बाद आए PSLV एक्सेल्स। तो ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं PSLVs। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू ही हमने अपना मार्स मिशन या चंद्रयान लॉन्च किया था। इसके अंदर दो स्टेजेस हैं फ्यूल्स की, वो है सॉलिड और लिक्विड। फर्स्ट और थर्ड स्टेज जो है वो सॉलिड रहती है और सेकंड और फोर्थ रहती है लिक्विड। इसके अंदर जो पेलोड मास है वो अराउंड 1800 kg तक ये कैरी कर सकता है। उसके बाद जो अभी करंटली प्रोसेस में है GSLV, वो है GSLV Mark 2, और नेक्स्ट जो आएगा वो है GSLV Mark 3। तो ये दोनों ही जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकते हैं और इनका मास अराउंड 4000 kg तक, GSLV Mark 3 की बात करें तो वो 4000 kg की सैटेलाइट तक कैरी कर सकता है। और इनमें 3 स्टेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। GSLVs में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि 3 स्टेजेस हैं, और PSLVs की बात करेंगे तो 2 स्टेजेस होंगी, सॉलिड और लिक्विड। तो ये इनका मेन डिस्टिंक्शन रहता है GSLVs और PSLVs के बीच में। अब हम डिटेल में देख लेते हैं PSLVs क्या होते हैं। PSLVs इज बेसिकली अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। पहले दो जनरेशन कौन से थे? SLVs और ASLVs। इसके बाद अब जो ये है थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स की, जो कि इंडिया में ऑपरेट करे जा रहे हैं। इसके अंदर दो टाइप के फ्यूल्स यूज होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। सबसे पहला सक्सेसफुल लॉन्च इसका हुआ था अक्टूबर 1994 में, और जून 2017 तक की बात करें तो इससे 39 कॉन्सेक्यूटिव सक्सेसफुल मिशन हो चुके हैं। लेटेस्ट जो अभी इसके अंदर लॉन्च हुआ है वो कौन कौन से हैं? C45 MSAT मिशन और PSLV C44, ये इसके कुछ लेटेस्ट लॉन्चेस हैं। तो अब हम देखते हैं कि PSLVs यूज कहाँ पे होते हैं। PSLVs यूज होते हैं दो जगह पे, एक तो होता है रिमोट सेंसिंग में और अर्थ ऑब्जर्वेशन में। तो जो भी मैपिंग फैसिलिटीज होती हैं वहां पे ये सारे PSLVs उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज होते हैं। इनकी जो मास होता है वो जनरली अराउंड 1700 से 1800 kg के बीच में होता है। और इन्हें हम किस ऑर्बिट में प्लेस करते हैं? इन्हें हम प्लेस करते हैं पोलर ऑर्बिट्स में या सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि PSLVs किसके रिलेटेड है? पोलर ऑर्बिट से। आप PP से याद रखते हैं कि याद रख सकते हैं कि PSLV स्पेसिफिक किसके हैं? पोलर ऑर्बिट्स के। इनका ऑल्टीट्यूड क्या होता है? 600 to 900 किलोमीटर्स। तो जनरली इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स भी कहते हैं। बट इन्हें हम जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिन्हें GTO में प्लेस किया गया है विद हेल्प ऑफ PSLVs, बट जनरली अगर हम बात करें तो इन्हें सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स के लिए ही यूज किया जाता है। अब इनकी बात करते हैं, इनके अंदर जो फ्यूल स्टेजेस यूज है, इट इज बेसिकली अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, जिसके अंदर जो फर्स्ट और थर्ड स्टेज है वो सॉलिड रॉकेट फ्यूल रहता है, और जो सेकंड और फोर्थ स्टेज है उसमें लिक्विड फ्यूल रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर 3 मेन वेरिएंट्स अभी तक PSLV के बने हैं, दैट इज PSLV कोर अलोन वर्जन, PSLV G और PSLV XL। तो ये 3 मेन वर्जन हमने अभी तक लॉन्च किए हैं PSLV के। PSLV CAs हमने बहुत ज्यादा लॉन्च किए हैं, अपनी RNSS सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हमने इसी को यूज किया है। और मॉम मिशन की बात करें तो इससे हमने PSLV XL वेरिएंट से लॉन्च किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इन्हें हम यूज करते हैं GSAT सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए।
या फिर इनसैट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। तो जीएसएलवी के दो वेरिएंट्स है, जीएसएलवी मार्क 1 और जीएसएलवी मार्क 2। जीएसएलवी मार्क 3 बात करें, इट इज नॉट स्पेसिफिकली अ वेरिएंट ऑफ जीएसएलवी, इट इज सेपरेट फ्रॉम जीएसएलवी सैटेलाइट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। जीएसएलवी का जो पहला वेरिएंट सक्सेस बनाया गया था वो बनाया गया था अप्रैल 2001 में, और इसके 2 सक्सेसफुल लॉन्च हुए थे आउट ऑफ 7 टोटल लॉन्चेस। बट जीएसएलवी मार्क 2 की बात करें, इट हैज बीन मोर सक्सेसफुल देन जीएसएलवी मार्क 1। क्यों? क्योंकि इसने 6 आउट ऑफ 7 सक्सेसफुल लॉन्चेस देखे हैं। तो जीएसएलवी के हमने देखा कि 2 वेरिएंट्स है, जीएसएलवी मार्क 1 और जीएसएलवी मार्क 2। जीएसएलवी मार्क 1 और मार्क 2 में मेन डिफरेंस क्या है? जो जीएसएलवी मार्क 1 है, इट कैन लॉन्च अप टू 1500 kgs इन जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स, और इसको बनाया गया था विद हेल्प ऑफ रशियन क्रायोजेनिक इंजन्स। जीएसएलवी मार्क 2 की बात करें तो इसमें इंडियन वेरिएंट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन्स यूज हैं। तो इसलिए मार्क 1 और मार्क 2 में आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा इंडिजिनियस जीएसएलवी वेरिएंट है, वो है मार्क 2। जीएसएलवी मार्क 2 में हमने CE 7.5 यूज किया है, और लेटेस्ट जो सैटेलाइट इससे लॉन्च की गई थी वो थी GSAT 7A। जीएसएलवी हमने देखा था कि एप्लीकेशन की बात करें तो आप इससे डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स को लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट्स में यूज किया जा रहा है। तो इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी? कम्युनिकेशन ऑफ वेदर सैटेलाइट्स के लिए। तो ये इनकी मेन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में इनकी मेन यूसेज रहती है। और इनकी फ्यूल स्टेजेस की बात करें तो इसके अंदर 3 मेन फ्यूल स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज जो रहती है वो होती है सॉलिड प्रोपेलेंट स्टेज, सेकंड स्टेज रहती है लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज, और थर्ड और फाइनल स्टेज जो होती है वो है क्रायोजेनिक इंजन स्टेज। तो ये इसके अंदर एक अलग से वेरिएंट यूज होता है। जीएसएलवी और पीएसएलवी की डिफरेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा डिफरेंस यहीं पे आता है, क्योंकि इनमें क्रायोजेनिक इंजन यूज होते हैं, तो इनका जो पेलोड होता है वो भी एज कम्पेयर टू पीएसएलवी ज्यादा हो सकता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट्स की बात करें तो उसके अंदर ये 5000 kgs ट्रांसफर कर सकते हैं, और जीटीओस की बात करें यानी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स की बात करें तो उसके अंदर ये पेलोड्स अप टू 2500 kgs कैरी कर सकते हैं। पीएसएलवीज में हमने देखा था कि इसके अंदर सिर्फ अप टू 1400 kgs ही हम जीटीओ में ट्रांसफर कर सकते थे, उससे हैवी के लिए हमें जीएसएलवी चाहिए था। लास्ट जो अभी लेटेस्ट वेरिएंट डेवलप किया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग अभी रिसेंटली सक्सेसफुल हुई है इन नवंबर 2018, वो है जीएसएलवी मार्क 3। तो ये भी जो है 3 स्टेज फ्यूल इंजन ही यूज कर रहा है, बट इट कैन कैरी पेलोड्स अप टू 4000 kgs। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 4000 kgs से ज्यादा कोई सैटेलाइट है, 4 टन से ज्यादा कोई सैटेलाइट है, तो उसके लिए हम जीएसएलवी मार्क 3 यूज करेंगे। इसकी मेन यूसेज कहाँ पे होने जा रही है? इसकी मेन यूसेज होगी चंद्रयान 2 में, और जो हमारे गगनयान मिशन है जिसके अंदर हमने ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट एबिलिटी लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी जीएसएलवी मार्क 3 इसकी यूटिलिटी है। जीएसएलवी मार्क 3 की बात करें तो इसके डिजाइन में फर्स्ट स्टेज में 2 सॉलिड मोटर्स लगी हैं S200 की, सेकंड स्टेज में एक लिक्विड फ्यूल स्टेज है जिसके अंदर 2 विकास इंजन है, और थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन है C25। जीएसएलवी मार्क 2 की हमने बात की थी तो उसमें C7.5 था, और इसमें क्या है C25। इसके अंदर भी फ्यूल जो होगा वो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन ही रहेगा, लाइक अदर क्रायोजेनिक इंजन्स। लास्ट वेरिएंट जो अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन बेसिस पे ही है, इसे कंप्लीटली अभी डेवलप नहीं किया गया है, वो है RLV-TD यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो इसको हम यूज करेंगे टू गेट द ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट एबिलिटी। इसके हेल्प से क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट हैं वो वापस अर्थ में एंटर कर पाएंगे। इसे हम इसके अंदर स्पेशलिटी क्या रहती है कि इसके इंजन में एक एयरक्राफ्ट प्लस लॉन्च व्हीकल्स की दोनों की फैसिलिटी रहती है। यानी एक अगर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की बात करें तो इसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, इट कैन वर्क एज एन एयरक्राफ्ट एज वेल एज अ लॉन्च व्हीकल। तो ये इसकी स्पेशल एबिलिटी रहती है एज कम्पेयर टू अदर लॉन्च व्हीकल्स जो सिर्फ एक लॉन्च व्हीकल की तरह एक्ट कर रहे थे, एयरक्राफ्ट की तरह नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनको हम पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन RLVs की बात करें तो इट कैन बी यूज टू कैरी पैसेंजर्स। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? आरएलवी की बात करें तो टू टेस्ट एरोथर्मोडायनेमिक्स ऑफ हाइपरसोनिक फ्लाइट्स, यानी जो मार्क 5 स्पीड से ज्यादा रहती है, जिनकी साउंड की स्पीड मैक 5 से ज्यादा रहती है। मैक स्पीड क्या होती है? टू डिफाइन द स्पीड ऑफ साउंड, जो कि 340 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर किसी चीज की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक, और अगर किसी चीज की स्पीड साउंड से कम है तो उसे हम कहेंगे सबसोनिक। हाइपरसोनिक क्या होगा? मोर देन सुपरसोनिक, यानी जो 3 या 4 मैक्स से भी जिसकी स्पीड ज्यादा है तो वो हाइपरसोनिक स्पीड्स होती हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव है RLV-TD का?
to test the autonomous mission management of hypersonic vehicles, to test the re-entry technology of the vehicles, to make India competitive global sphere in cheap, affordable satellite launches, and to help India join the League of Nations having their own manned space flights. इंडिया से पहले किन किन ने ये लीग में अपना नाम घोषित कर लिया है? दैट इज यूएसए, रशिया एंड चाइना. अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अपना खुद का मैन्ड स्पेस फ्लाइट्स लॉन्च की है. Now let us try to answer this question that we started related to satellite launch vehicles. इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दी गई थी. पहली स्टेटमेंट क्या है? PSLVs launch the vehicles used for Earth resource monitoring, whereas GSLVs are launched used to launch communication satellites. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सैटेलाइट्स लॉन्च बाय PSLVs appear to remain stationary in same position in the sky as viewed from particular object on the earth. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ये जो स्टेटमेंट दी गई है परमानेंटली रिमेन फिक्स, ये वैलिड होती है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स के लिए और GSLVs के लिए. PSLVs को हम लॉन्च करते हैं पोलर ऑर्बिट्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? GSLV Mark 3 is a 4-stage launch vehicle with first and third as solid and second and fourth as liquid. तो ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि GSLV में एक 3-stage प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेजेस यूज होती है. फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड और अपर स्टेज होती है क्रायोजेनिक. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. सो इसका आंसर होगा ए, दैट इज 1 ओनली. नाउ फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक बेसिस पे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो कि काफी रिपीटेडली ये टेक्नोलॉजीज न्यूज में आप देखते रहते हैं. अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता है तो आप कई बार एलिमिनेशन से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. सो ये अब 2 क्वेश्चंस हम आपको अपने होमवर्क के लिए दे रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ पर्सन इन अ स्पेसशिप लोकेटेड हाफवे बिटवीन अर्थ एंड सन विल नोटिस दैट द स्काई इज जेट ब्लैक, the stars do not twinkle, and third, the temperatures outside the spaceship is much higher than on the surface of the earth. तो यानी जब हम स्पेस में जा रहे हैं तो उसके अंदर हमारी क्या क्या फीलिंग होंगी, तो हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो इसी से रिलेटेड सिमिलर है, वो है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फॉर स्पेस ट्रैवलिंग एट स्पीड्स ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड कैन सिवियरली हार्म लिविंग बींग्स इफ दे रीच to the surface of earth. What prevents from them from reaching the surface of earth? यानी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है वो अर्थ पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इसका फर्स्ट रीजन इन्होंने दिया है that it is due to the earth's magnetic field, second is due to ozone layer, third is due to the moisture in upper layers of atmosphere, and fourth is none of the ABC. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की मैग्नेटिज्म फील्ड क्या रोल प्ले करती है, ओजोन लेयर का क्या रोल होता है, एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है. अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज आपको है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे. लास्ट क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो है लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक्स, फाइंड एप्लीकेशन इन. तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन पूछी गई है क्रायोजेनिक्स, ना कि क्रायोजेनिक इंजन्स की. तो ये ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है. फर्स्ट है इन स्पेस ट्रैवल, सर्जरी, मैग्नेटिक लेविटेशन. सेकेंड इज सर्जरी, मैग्नेटिक लेविटेशन एंड टेलीमेट्री. थर्ड इज स्पेस ट्रैवल, सर्जरी एंड टेलीमेट्री. एंड फोर्थ इज स्पेस ट्रैवल, मैग्नेटिक लेविटेशन एंड टेलीमेट्री. तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और कहाँ पे क्रायोजेनिक्स की एप्लीकेशन होती है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बेस्ट मेथड होगा कि आप एलिमिनेशन करें और इस क्वेश्चन को आंसर करें. So friends, that's all for today. We hope to see you tomorrow with our next part of this lecture.